वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को तो पहले भी कवर किया है हमने, लेकिन इस बार थोड़ा एक बार सिस्टमेटिक इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 5 ही इसमें टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जिससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, मतलब अध्याय 1 है इसका पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एवं संरक्षण। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण एवं निम्नीकरण। और चौथा है जलवायु परिवर्तन। और पांचवा है पर्यावरण नीति और कानून। इन सभी के अंतर्गत हम, ठीक है, इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, ठीक है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और पारिस्थितिक पिरामिड और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ समझौते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी पर जो है प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो इसका अध्याय है वो है जलवायु, वो है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। जलवायु परिवर्तन चौथा है। तो इसमें जो जितने भी टॉपिक हैं इस अध्याय में, उनको आज कवर करते हैं 25 MCQ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अध्याय 1 है इसका पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, और ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के PCS के लिए। और इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है और फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये जो अध्याय 1 है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का अध्याय 1 वो है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की परिभाषा, जैविक और अजैविक घटकों को देखेंगे यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट किसी पारिस्थितिक तंत्र के। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को देखेंगे, जैसे कि फूड चेन और खाद्य जाल पर प्रश्न होंगे, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर प्रश्न होंगे। ऊर्जा प्रवाह और पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल पर प्रश्न होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड पर प्रश्न होंगे। लिंडनमैन का 10% का नियम कई बार आपने पढ़ा ही है। और क्या क्या पारिस्थितिक अनुक्रमण जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, निकेत यानी इकोलॉजिकल नीड्स पर प्रश्न होंगे। और बायोकेमिकल चक्र यानी कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनसे प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न बनेगा यहाँ इम्पोर्टेंट और आसान सा प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। इकोलॉजी की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही। पारिस्थितिकी की बात हो रही है, पारितंत्र की बात नहीं हो रही। पारितंत्र अगर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा A.G. टेंसले, लेकिन यहाँ है अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। ये है इसका आंसर। देखिए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने किया था। उन्होंने इसे ओइकोलॉजी कहा था, जो ग्रीक शब्दों ओइकोस यानी घर या रहने का स्थान और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर बना है। एक नाम है A.G. टेंसले। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में 2 ही घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक, ठीक है। अब जैविक घटकों के अंतर्गत क्या आएगा? जैविक घटक यानी सजीव। सजीव कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और कौन है? और हैं, देखिए, जैविक घटक हैं उत्पादक, ठीक है। उत्पादक यानी इसके अंतर्गत आ गए हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और क्या है जैविक घटक? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जीव, ठीक है। और मांसाहारी जीव भी उपभोक्ता हैं। जो उपभोक्ता में भी कैटेगरी डिफाइन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव है, और जो तीसरा है वो भी मांसाहारी जीव है, लेकिन वो उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आता है, यानी वो इन दोनों को खा सकता है। और एक और है, वो है अपघटक, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर, जैसे कि कवक और बैक्टीरिया, ये तीनों जैविक घटक हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र के। और अजैविक घटक में क्या क्या आ गया? जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि मृदा, मिट्टी,
सूर्य का प्रकाश, तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, ये सब अजैविक घटक हैं। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यानी वो जैविक घटक होगा। तो टेम्परेचर यानी तापमान अजैविक घटक हो गया, मिट्टी अजैविक घटक हो गई, सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक हो गया। जबकि डिकम्पोज़र यानी अपघटनकर्ता वो जैविक घटक हैं, उपभोक्ता भी जैविक घटक हैं और उत्पादक भी जैविक घटक हैं। तो यहाँ ये जैविक घटक है, ये खरगोश भी जैविक घटक है, ये जो घास उग रही है जैविक घटक है, ये जो सूर्य का प्रकाश है ये अजैविक घटक है, ये जो मिट्टी है वो अजैविक घटक है, एयर यानी हवा ये भी अजैविक घटक है। लिविंग या नॉन लिविंग कह लीजिए, सजीव या निर्जीव कह लीजिए। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट, सजीव बोलते हैं इनको, और अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं यानी अबायोटिक कंपोनेंट। तापमान है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब अजैविक घटक हैं। जबकि अपघटक जैसे कि कवक और बैक्टीरिया ये जीवित जीव हैं, इसलिए ये हो गए जैविक घटक। किसी पारिस्थितिक तंत्र के यदि हम जैविक घटकों को देखें यानी बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो तीन हैं ये। एक है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर भी तीन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी होंगे, द्वितीयक कंज्यूमर जो मांसाहारी होंगे, और तृतीयक कंज्यूमर वो भी मांसाहारी होते हैं, उच्च मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये जीव वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उत्पादकों यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट, उन पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें शाकाहारी की श्रेणी में बांटा जा सकता है, जैसे कि गाय हो गई, हिरण हो गई, ये क्या करेंगे, हरे पेड़ पौधे को खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और दूसरे होते हैं मांसाहारी जानवर, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये इनको खाते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी, जैसे कि मनुष्य। सर्वाहारी कौन, जो मांस भी खा ले और शाक भी खा ले, इन सबको खा जाएगा ये, ठीक है। या इनको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कह सकते हैं। अब तीसरे आए अपघटन कर्ता या अपघटक या डिकम्पोज़र। ये मुख्य रूप से वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर नष्ट करते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और कवक हो गए, ठीक है। ये तीसरी श्रेणी वो है जैसे कि ये सड़ गए, पेड़ से पत्ते गल गए, नीचे गिर गए, या ये इनमें से कोई जीव मर गया तो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, खाद बनाते हैं। वो खाद किसके लिए वापस आ जाएगी, इस पहली श्रेणी। इसी तरह से चलती है प्रकृति, यह कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की सबसे सटीक परिभाषा क्या होगी इसमें। किसी स्थान पर पाए जाने वाले केवल जीव और जंतु, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा घेरा गया है और केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र के अजैविक घटक या सीमा है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। यही सबसे अच्छा उत्तर होगा, सी है इसका आंसर। देखिए पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है यानी फंक्शनल यूनिट है, जहाँ जैविक समुदाय जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अपने अजैविक पर्यावरण में क्या है यानी भौतिक पर्यावरण, भौतिक वातावरण यानी मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा, ठीक है, जल, इसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा व पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किन्हें कहा जाता है। देखिए इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर तो हरे पेड़ पौधे ही हैं, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे तो घास हो जाएगी, और ये बरगद का ट्री जो भी है। तो प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए हरे पौधे यानी स्वयंपोषी जीव। जो शाकाहारी जंतु हैं वो उपभोक्ता हैं, मांसाहारी जंतु भी यहाँ उपभोक्ता है, और कवक और जीवाणु यहाँ अपघटन करता है। हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
इसलिए इन्हें स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफ या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। बाकी सभी जीव भोजन के लिए इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जो आगे की कैटेगरी आएगी उपभोक्ताओं की। पांचवा प्रश्न है, अजैविक घटकों में शामिल कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अजैविक घटकों में शामिल कार्बनिक पदार्थ है इसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट। सी है इसका आंसर। क्या कुछ गलत हो गया क्या? ओह सॉरी। देखिए अजैविक घटक कभी तो ऊपर डिफाइन किया गया है। अजैविक घटक जो है इसमें अजैविक घटकों में कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है। ठीक है, ये फॉस्फेट और नाइट्रेट तो अकार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है तो प्रोटीन और ह्यूमस हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ए है इसका आंसर और ए है भी आंसर कार्बन। देखिए अजैविक घटकों को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक है अकार्बनिक, दूसरे हैं कार्बनिक और तीसरे हैं भौतिक या जलवायु कारक। तो जो अकार्बनिक है वो है जल, गैसें, खनिज। ठीक है, और जो कार्बनिक है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमस। तो ए करेक्ट है। ठीक है, इसी खनिज में फॉस्फेट वॉस्फेट आ जाएंगे कार्बनिक में, जो मृत जीवों से अपघटन करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है इसमें भौतिक या जलवायु कारक, जैसे कि प्रकाश और तापमान। चलिए नंबर 6 पर आ जाइए। एक साधारण चराई खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन का सही क्रम क्या है? देखिए पहले मैं घास को के सामने भेड़िया लिखा है, यानी घास को भेड़िया खाएगा। भेड़िए को हिरन कैसे खा सकता है? ठीक है, हिरन को तो शेर खा लेगा। यहाँ गलती हो गई, गलत है। घास को खाएगी टिड्डी को खाएगा मेढक को खाएगा सांप को खाएगा बाज। ठीक है, चलो ये हो सकता है। बीज को खाएगा चूहे को खाएगा बाज को बिल्ली खा जाएगी। उत्पादक को मांसाहारी खाएंगे, मांसाहारी को शाकाहारी खाएंगे? नहीं, उत्पादक को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी, फिर इन सभी को जो है अपघटक डिकम्पोज कर देगा। तो बी ही सही है, यहाँ पर बी है इसका आंसर। एक आदर्श खाद्य श्रृंखला उत्पादक यानी घास से शुरू होती है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर कौन है? टिड्डी, जो कि शाकाहारी जीव होगा वो खाएगा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो इसको खाएगा, जैसे कि वो मांसाहारी, वो मेढक होगा यानी मांसाहारी। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता जो इसको खा जाएगा वो सांप होगा। फिर अंत में शीर्ष मांसाहारी बाज जो सांप को खा जाएगा। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चैन कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है सड़े गले से, यानी डिकम्पोजर से, मृत कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, सी है इसका आंसर। जो सामान्य खाद्य श्रृंखला होती है वो जीवित हरे पौधों से शुरू होती है, लेकिन ये है डेट्रिटस। देखिए जो चराई खाद्य श्रृंखला है वो पौधों से शुरू होती है, लेकिन डेट्रिटस अपरद जो खाद्य श्रृंखला है वो मृत पौधों, मरे हुए पौधों, जंतुओं के अवशेषों और उत्सर्जी पदार्थों से शुरू होती है। इसे कवक, केंचुए और बैक्टीरिया जैसे जीव जो अपरद भोजी कहलाते हैं, डेट्रीवोरस कहलाते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए 8वां प्रश्न है, खाद्य जाल यानी फूड वेब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 में से एक ही सत्य होगा यहाँ पर। यह ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा और रैखिक मार्ग है, पहले में यह है। दूसरे में है, यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक अंतर संबंधित जाल होता है। और सी में है, खाद्य जाल में एक जीव केवल एक ही विशिष्ट जीव को खा सकता है। और चौथा है, खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को कम करता है। देखिए जो फूड जाल है, फूड वेब है, खाद्य जाल है, उसमें कई खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंधित जाल है। ये बी है इसका आंसर। तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं वो अलग अलग नहीं चलती। एक जीव एक से अधिक प्रकार के जीवों को खा सकता है या खाया जा सकता है उस जीव के द्वारा। इस प्रकार कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से शीर्ष मांसाहारी जैसे कि शेर या बाघ को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरह से की स्टोन प्रजाति हैं, ये मेन प्रजातियाँ, इनको अगर हटा देंगे किसी फूड चेन से तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शाकाहारी जीवों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी और वनस्पति नष्ट होने लगेगी। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो शीर्ष मांसाहारी जीव यानी एपेक्स प्रीडेटर्स इनको कहते हैं। शाकाहारी जीवों की बढ़ती आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। यदि उन्हें हटा दिया जाए तो शाकाहारी जैसे कि खरगोश और हिरण इतने बढ़ जाएंगे कि वे अत्यधिक चराई यानी ओवर ग्रेजिंग करेंगे और पूरे जंगल की वनस्पति को नष्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लिंडरमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। कई बार बनाया है ये प्रश्न, सभी को पता होगा इसका उत्तर। 10% का नियम है तो 10% ऊर्जा ही जाएगी। देखिए, 1942 में एक वैज्ञानिक हैं ये रेमंड लिंडरमैन, इन्होंने 10% का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर यानी उच्च पोषण स्तर में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही संचित या स्थानांतरित हो पाती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन में, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में ही नष्ट हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी पौधों के स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता जैसे कि सांप के स्तर पर कितनी ऊर्जा पहुंचेगी। 10,000 का कितना पहुंचेगी। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड देखो कैसा बन रहा है। पिरामिड मेनली इस तरह से आकृति है। ठीक है, तो ये सीधा पिरामिड हो गया, देखा जाए तो सीधा हो गया, यानी जो सबसे निम्न स्तर पर है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनके ऊपर आश्रित रहने वालों की संख्या ऊपर जाते 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 कम होती जा रही है। तो ये सीधा पिरामिड है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ना हमेशा सीधा बनता है। अगर कोई पिरामिड ऐसे है, स्थिति ऐसे है, तो वो उल्टा पिरामिड है। जैसे कि पॉन्ड का एक्वाटिक जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि नीचे जो प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, जू प्लैंकटन है, उनकी संख्या कम होती है और ऊपर जाते हुए इनको छोटी मछली, फिर उसको खाने के लिए और बड़ी मछली, इन जानवरों की संख्या जो है बढ़ती जाती है। तो जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है वो उल्टा बनता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 10,000 का यहाँ 10 जूल, सी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, लिंडरमैन के नियम के अनुसार गणना इस प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी। प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले उत्पादक T1 10,000 जूल, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता T2 में शाकाहारी जंतु यानी 10,000 का 10% 1,000। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता यानी T3 जो मांसाहारी हैं 1,000 का 10% 100 जूल। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता यानी T4 जो शीर्ष मांसाहारी हैं, ठीक है, 100 का 10% यानी 10 जूल। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे के स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता जैसे कि सांप के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। कितनी होगी, यहाँ देखो, शीर्ष में कितनी पहुँचेगी, केवल 10%। ठीक है, क्योंकि सारी बट गई बीच वाले लेवल पर, तो 10 जूल ही पहुँचेगी। चलिए, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा यानी ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन में बनता है, कभी उल्टा नहीं बनता। तो जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन में, याद रखना है इसको। पिरामिड 3 प्रकार के हैं पारिस्थितिक तंत्र में। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। यानी बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। तो यहाँ उत्तर भी है ऊर्जा का पिरामिड। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। याद रखना इस चीज़ को, यूनि डायरेक्शनल होता है ऊर्जा का प्रवाह।
और हर अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा अनिवार्य रूप से घटती जाती है। 10% के नियम के अनुसार रेमंड लिंडरमैन ने दिया था ये नियम। संख्या और बायोमास के पिरामिड कुछ विशेष परिस्थितियों में उल्टे भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में जो बायोमास यानी जीव भार का पिरामिड है वो कैसा होगा। अभी ऊपर एग्जांपल देकर मैंने समझाया था आपको कि जो प्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन या जू प्लैंकटन जो है, उनको खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं, फिर उसके ऊपर छोटी मछलियों को खाने वाली ढेर सारी बड़ी मछलियां, फिर और उससे बड़ी मछलियां। तो देखो उल्टा है ना पिरामिड, ये तो उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड, पहले सीधा फिर उल्टा नहीं, क्षैतिज नहीं, सीधा नहीं, याद रखना इसको। देखिए तालाब में जो है प्राथमिक उत्पादक जैसे कि फाइटोप्लैंकटन या पादप प्लवक बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए उनका जो कुल बायोमास है, वजन है, बहुत कम होता है। उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों का बायोमास उनसे अधिक और बड़ी मछलियों का बायोमास सबसे अधिक होता है, इसलिए आधार छोटा और शीर्ष बड़ा होने के कारण यह पिरामिड उल्टा बनता है। नंबर 14 पर आ जाइए। एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का बनेगा। ये देखो इसमें कैसा पिरामिड है इमेज में, इन्वर्टेड, क्योंकि एक मान लो बड़ा सा बटवृक्ष है, बरगद का पेड़, उस पर ढेर सारे पंछी, उन पंछियों के ऊपर छोटी छोटी किलनी, जू, ठीक है, वो और ज़्यादा होती हैं संख्या में, तो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए पेड़ वाले तंत्र में उत्पादक केवल एक पेड़ यानी एक बड़ा पेड़ होता है, उस पर आश्रित रहने वाले शाकाहारी पक्षियों की संख्या अधिक होती है और उन पक्षियों के शरीर पर रहने वाले परजीवियों जैसे कि जू, कीड़े की संख्या सबसे अधिक होती है। अतः आधार संख्या एक होने के कारण यह पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड हो गया ना। 15वां प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ होता है। जो ऊपर टॉपिक थे उसमें है अगला प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण पहले भी बताया होगा मैंने आपको। देखिए नग्न चट्टान होती है वहाँ पर, ठीक है, नग्न चट्टान या ज्वालामुखी से बने हुए टापू पर जहाँ पहले कभी जीवन नहीं था तो वह जीवन पनपेगा। सबसे पहले पनपेंगे लाइकेन के प्लांट, ठीक है, धीरे धीरे झाड़ियाँ बनेंगी, फिर बड़े वृक्ष, फिर और बड़े बट वृक्ष आ जाएंगे। सालों में होगी ये प्रोसेस। सी है इसका आंसर। देखिए प्राथमिक अनुक्रमण जो है उस स्थान पर होता है जहाँ पहले कभी जीव या मिट्टी मौजूद नहीं थी, जैसे ठंडी हुई लावा चट्टानें या नए उभरे रेतीले टीले। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण। और द्वितीयक अनुक्रमण या सक्सेशन सेकेंडरी, कटे हुए जंगल या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में द्वितीयक अनुक्रमण होता है क्योंकि वहाँ मिट्टी और बीज पहले से मौजूद होते हैं। अगर आपने बीएससी की होगी, ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक पढ़ा होगा। नहीं की तो आसान ही है, अब पढ़ लो इसको। नंबर 16 पर आ जाइए। किसी नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण शुरू करने वाले प्रथम जीवों को क्या कहा जाता है और इसका उदाहरण क्या है। किसी नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण करने वाले जो प्रथम जीव हैं वो हैं अग्रगामी प्रजाति यानी पाइनियर स्पीसीज, वो है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और जो क्लाइमैक्स प्रजाति है चरम स्पीसीज जैसे कि बरगद के पेड़, बटवृक्ष, ये तो सबसे अंत में बनेंगे। ठीक है, लाइकेन के बाद झाड़ियाँ वाड़ियाँ आएंगी। देखिए किसी बंजर या नग्न क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण या स्थापित होने वाली प्रजाति को पायनियर या अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। चट्टानों पर लाइकेन सबसे पहले उगते हैं क्योंकि ये एसिड स्रावित करके चट्टानों को तोड़ते हैं और मिट्टी निर्माण यानी मृदा जनन की शुरुआत करते हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन की अंतिम स्थिर अवस्था को क्या कहा जाता है। तो अंत में तो क्लाइमैक्स ही होती है, क्लाइमैक्स स्टेज यानी चरम
समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, सी हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गई प्राइमरी। इसके बाद क्रमिक समुदाय चलेगा, फिर संकरणकालीन है, ये सबसे अंत की है। अनुक्रमण की प्रक्रिया जो है तब तक चलती है जब तक कि वह क्षेत्र उस जलवायु के अनुसार सबसे स्थिर और जटिल वनस्पति या जीव समुदाय प्राप्त नहीं कर लेता। इस अंतिम स्थिर और पर्यावरण के साथ संतुलन में रहने वाले समुदाय को जो है चरम समुदाय कहते हैं, जैसे कि एक घना जंगल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पारिस्थितिक निकेत यानी इकोलॉजिकल नीज शब्द से क्या तात्पर्य है? इकोलॉजिकल नीज है किसी जीव की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका यानी फंक्शनल रोल और स्थिति। सी है इसका आंसर। किसी जीव की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और स्थिति। देखिए, आवास यानी जो हैबिटाट है किसी जीव का, वो उसका पता है, एड्रेस है, ठीक है, वह वहाँ काम करता है। जबकि निकेत जो है जीव का क्या है, पेशा या काम, प्रोफेशन है। निकेत में यह शामिल होता है कि वह जीव क्या खाता है, वह कैसे प्रतिक्रिया करता है और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी क्या भूमिका है। दो प्रजातियों का निकेत कभी भी बिल्कुल समान नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो बोल्ड में की गई है, ठीक है, स्टेटमेंट बनते हैं एग्जाम्स में इससे, हमेशा याद रखिएगा। दो प्रजातियों का निकेत यानी नीज कभी भी बिल्कुल समान नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल को चलाने वाली मुख्य प्रेरक शक्ति कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का प्रकाश, हवा की गति, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ये है इसका आंसर। देख रहे हो कैसे सूर्य का प्रकाश से इवोपरेट हुआ पानी, फिर कंडेंसेशन की प्रक्रिया के दौरान बादल बने, फिर बरस गए नीचे, फिर वही पानी। देखिए, जल चक्र जो है वो सूर्य की गर्मी से ही शुरू होता है, जो महासागरों, नदियों और झीलों के पानी को गर्म करके वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन का कारण बनता है। वाष्पीकरण और पौधों के वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन से जलवाष्प ऊपर उठती है, और संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया के दौरान बादल बनते हैं और फिर से पानी बनकर बरस जाते हैं। 20वां प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वापस मुक्त करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? CO2 को ग्रहण करती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन वापस वायुमंडल में छोड़ेगी श्वसन, दहन और अपघटन। डी है इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल से CO2 को हटाता है, जबकि जीवों के द्वारा श्वसन यानी रेस्पिरेशन, लकड़ी या जीवाश्म ईंधनों का दहन यानी बर्निंग और मृत जीवों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन यानी डिकम्पोजिशन CO2 को वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं। डिकम्पोजिशन। 21वें नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग हेतु नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? N2 बदल गई NO3 में, नाइट्रेट्स में, तो क्या कहलाई ये प्रक्रिया? यह कहलाई नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया गया है। N2 को NO3 में फिक्स कर दिया गया है, तो ये हो गई नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस के रूप में उपलब्ध है, सभी को पता होगा, जिसे पौधे सीधे नहीं ले सकते, ठीक है। इस नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों जैसे कि अमोनिया या नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यह काम करता है राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया बिजली चमकने से होता है ये काम, लाइटनिंग से। 22वें नंबर का प्रश्न है, दलहनी पौधे यानी लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि मटर, चना, अरहर, इनकी जड़ों में पाए जाने वाले जो सहजीवी जीवाणु है उसका नाम क्या है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ।
कौन है ये? राइजोबियम बैक्टीरिया हैं ये, राइजोबियम। देखिए, राइजोबियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहजीवी यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो फलीदार या दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में रहता है। यह हवा की नाइट्रोजन को सोखकर पौधों को देता है और बदले में पौधों से भोजन और आश्रय लेता है। चलिए 23वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की भूमिका क्या है? नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण है मिट्टी के नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलकर वायुमंडल में मुक्त करना। तो पहले तो क्या हो रहा था, जो नाइट्रोजन गैस है 78% सीधे तो ले नहीं सकते पौधे, तो क्या कर रहे थे, उसको नाइट्रेट्स में बदल रहे थे। ठीक है, अब जो नाइट्रेट्स बदल गई उसको वापस भी तो नाइट्रोजन गैस में बदलना है, तो वो विनाइट्रीकरण कहलाएगी, यानी उसकी उल्टी प्रोसेस है ये। बी है इसका आंसर। इसमें 2-3 है, सबको डिफाइन कर दूंगा ऐसे एक्सप्लेनेशन में। देखिए, विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन चक्र का अंतिम चरण है। इसमें स्यूडोमोनास काम करेगा। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद जो नाइट्रेट्स है जिसको पौधे ले रहे थे उसको नाइट्रोजन गैस में बदलेंगे, और नाइट्रोजन गैस उसमें बदल रही है नाइट्रेट्स में, वो राइजोबियम कर रहा है, जिससे यह चक्र पूरा होता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। एक तो ये हो गया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन को एक बार देख लो। देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इसके बाद विशेष जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसे नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान करती है। अच्छा, एक है अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो अमोनीकरण प्रक्रिया है जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक मृत पौधों, जानवरों के अवशेषों और उत्सर्जनों में मौजूद जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन जो प्रोटीन के रूप में मौजूद है, अमीनो एसिड के रूप में मौजूद है, इसको तोड़कर अमोनिया यानी NH3 या अमोनियम NH4+ में बदलते हैं। और यह नाइट्रोजन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मिट्टी में पौधों के लिए नाइट्रोजन को फिर से उपलब्ध कराता है। ये 2-3 डेफिनेशन है, पूछ-पाछ की जाती है एग्जाम्स में, याद रखना इनको। ठीक है, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स की गई, फिर जो नाइट्रेट्स बन गया उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कैसे लाया गया। 24वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण यानी साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भूवैज्ञानिक चक्र यानी जियोलॉजिकल साइकिल, रासायनिक चक्र यानी केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, और चौथा है पारिस्थितिक चक्र इकोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को सामूहिक रूप से कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल यानी जैव भू रासायनिक चक्र। सी है इसका आंसर। देखिए, तत्वों जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जल का सजीवों यानी बायो और निर्जीव पर्यावरण जैसे कि मिट्टी, चट्टान, हवा, जियो के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो जो पहला अध्याय है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कंप्लीट हो जाएगा। जल चक्र के दौरान पौधों की पत्तियों से जलवाष्प के रूप में पानी के उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? संघनन या कंडेंसेशन, वर्षण या प्रेसिपिटेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, और अंत्यस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन तो है नहीं, ये प्रेसिपिटेशन भी नहीं है, कंडेंसेशन भी नहीं है, ये है ट्रांसपिरेशन। जल चक्र के दौरान पौधों की पत्तियों से जलवाष्प के रूप में पानी छोड़ने की प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। देखिए, पौधे जो है अपनी जड़ों द्वारा जमीन से अतिरिक्त पानी सोखते हैं और उसका अधिकांश भाग पत्तियों के छोटे छिद्रों यानी स्टोमेटा के माध्यम से जलवाष्प बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। इस जैविक प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, जो वर्षा कराने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट MCQ एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो पहला अध्याय है वो है पारिस्थितिक तंत्र। कंप्लीट हो गया है वो।
ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जो 4 अध्याय बचे, चारों में जो है चारों खाने चित्त कर देंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को।